हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय करी होगी। आज पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। कल हमने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा था। तो अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज आता है ह्यूमन लाइफ का, जिसे हम कहते हैं कि जो ऐसा फेज आता है जो ना पहले कभी आया था और ना ही जीवन में दोबारा ऐसा समय कभी आता है। तो बहुत वंडरफुल फेज है ह्यूमन लाइफ का। इस फेज को लेटर चाइल्डहुड के नाम से हम जानते हैं। ये वो पीरियड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का जो समय है, जो पीरियड है, वो लगभग 6 से 12 साल तक की अवधि का जो है वो माना जाता है। ये वो समय है जहां पर बच्चे फॉर्मली जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट बहुत सारे काम अपने आप से शुरू करना शुरू कर देते हैं, टीम बनाना शुरू कर देते हैं, सोशली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जो ये इतना बड़ा संसार है, इसमें कैसे एडजस्ट करना है, इसे सीखना शुरू कर देते हैं। इसे नॉर्मली एलिमेंट्री स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बच्चे से काफ़ी बदल जाती है। फॉर्मल स्कूलिंग यहाँ से जो है वो शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस बच्चा यहाँ पर बनाना शुरू कर देता है। ये जो पीरियड है नॉर्मली इसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो कैसा रहता है? स्लो। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास की दर कैसी हो जाती है? धीमी। जो वृद्धि और विकास है वो धीमा हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ जो फिजिकल ग्रोथ है, जो फिजिकल ग्रोथ है सिर्फ वही धीमी होती है। बाकी बच्चा जो है वो दूसरे एस्पेक्ट्स, फिजिकल ग्रोथ स्लो। वी ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर कि इस पीरियड को हम कहते हैं कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे विकास रुक गया है, पर वो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ है जो हमें लगती है कि रुक गई है। लेकिन बाकी के जो एस्पेक्ट हैं, जैसे कि कॉग्निटिव है, इमोशनल है, लिंग्विस्टिक है, मॉरल है, ठीक है, सोशल है, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल ग्रोथ को छोड़कर, इन सभी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो फास्ट होती है। वो कैसी होती है? फास्ट होती है। यानी कि पीरियड स्लो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ फिजिकल रूप से स्लो होती है। बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हमारे टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, फेजेस हैं डेवलपमेंट के, उन सभी में बहुत तेज ही गति से परिवर्तन आ रहा होता है। तो देखते हैं हम ये एक जो यूनिक पीरियड है हमारी लाइफ का वो किस तरीके से चलता है। देखो, लेटर चाइल्डहुड जो है वो बहुत अलग है सभी के पर्सपेक्टिव से। कैसे? कुछ लोग मानते हैं, जैसे आपने टीचर्स को या आपने जो है वो टीचर्स को या माँ बाप को जो है ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चे जो हैं वो बहुत बदतमीज हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, ऐसा लगने लग जाता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है रेडल। कौन है? रेडल। रेडल कहते हैं कि पेरेंट्स को लगता है, दूसरे लोगों को लगता है कि इवन द नाइसेस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट बिहेविंग in an awful manner
यानी कि रेडल का मानना है कि जो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, जिनको पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो भी कहते थे कि ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, बहुत मानता है, सब करता है, वो बच्चा भी बहुत ही ऑफुल, मतलब बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है। देखो, वो खराब तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसा हमें लगता है कि बच्चे ने खराब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि पहले हमारे सारे रूल्स फॉलो कर लेता था, बिना कोई भी बहस किए हमारी बात मान लेता था, लेकिन अब बच्चा कॉग्निटिवली भी ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजें सीख रहा है, बच्चों से संपर्क में आ रहा है, उसको उस ग्रुप का भी मेंबर बने रहना है, तो वो हमारी बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देता है और हमें लगता है कि बिगड़ गया, बात नहीं मान रहा है। टीचर्स को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत दफा क्या होता है कि स्कूल बच्चों को, उन्हें बहुत ज्यादा खेलना होता है, प्ले एज भी है ये, तो स्कूल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, उनको लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूजफुल नहीं है, बोरिंग हैं, तो वो ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे जो हैं वो उस तरीके से अचीव नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि बहुत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो एडोलसेंट, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही बेटर तरीके से जो है बच्चा यहाँ पर डेवलप कर रहा होता है। फिजिकल ग्रोथ तो स्लो है, लेकिन जो डेवलपमेंट है यानी कि स्किल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से, बढ़िया तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर सीख रहा है। जो जी स्टैनले हॉल है, उन्होंने अपनी बुक के अंदर कहा है कि ये वो पीरियड है जहां पर बच्चे का जो ब्रेन साइज है वो अडल्ट के बराबर हो जाता है, उसका जो फिजिकल स्टेमिना है और जो हेल्थ है वो बहुत बेटर होती है। इस स्टेज के अंदर बच्चे जो हैं वो रेयरली बीमार पड़ते हैं, बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो नाम क्या क्या है इस स्टेज के? एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से इसको जाना जाता है, प्ले एज के नाम से जान लेते हैं, गैंग एज के नाम से हम इसको जानते हैं, क्रिएटिव एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसको जो है वो बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है। स्कूल एज है, प्ले एज है, गैंग एज है और क्रिएटिव एज है। क्रिएटिव एज मतलब कि अगर टीचर्स और जो बड़े लोग हैं वो बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इस उम्र के बच्चे जो हैं वो क्रिएटिवली चीजों को करने में लगे रहते हैं। ये वो उम्र है जो डिसाइड करती है। अगर बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, रोक टोक करते हैं, कामों में कमियां निकालते हैं, तो बच्चे जो हैं वो कन्फर्मिस्ट बनते हैं, यानी कि जो चला चला आया आ रहा है उसी काम को करते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल मिलता है, क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है बड़ों से, लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके काम को, तो बच्चा जो है वो क्रिएटिव बन जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो बहुत सारी स्किल्स भी जो है वो बच्चा सीख रहा है। एक प्याजे है, प्याजे ने इस स्टेज को नाम दिया है कॉन्क्रीट। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी की डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, वो इसी स्टेज के अंदर फॉल होती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अगर पूछा जाए कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में आती है, तो वो लेटर चाइल्डहुड के अंदर जो है वो आ रही है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मेजर तौर पर डेवलप हो जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी आपको नॉर्मल बता रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स जो भी आता है आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्य जो विशेषताएं हैं इस स्टेज की वो कौन कौन सी हैं। अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इमोशनल क्या होती है, सोशल क्या होती है, फिजिकल क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल सी बता रही हूँ। फर्स्ट वन,
लॉस ऑफ ईगोसेंट्रिक थॉट, ये कॉग्निशन का पार्ट है। ईगोसेंट्रिक यानी कि जो सेल्फ फोकस है वो यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना शुरू कर देता है। रिवर्सिबल थॉट, बच्चों के जो थॉट हैं वो रिवर्सिबल हो जाते हैं। रिवर्सिबल थॉट का मतलब होता है एबिलिटी टू रिवर्स द एक्शन। जैसे कि आपने एक क्ले है, इतनी लंबी क्ले है और एक बॉल बनी हुई है क्ले की। अगर ये पूछा जाए कि दोनों में से क्ले जो है किसमें ज्यादा है, तो बच्चा रिवर्स करके देख लेता है। वो अपने मन ही मन में क्या कर लेता है, उस जो बड़े वाली जो रोप बनी हुई है उसको देख लेता है कि अगर ये इकट्ठी होगी तो कितनी बनेगी और ये फैलेगी तो कितनी बनेगी। तो वो है रिवर्स में जाके उस एक्शन को देख लेता है, बैक में जाके उस एक्शन को देख लेता है। जैसे कि दो जग हैं पानी के, एक बड़ा है लेकिन उसका डायमीटर जो है वो कम है, एक का डायमीटर ज्यादा है, चौड़ा बर्तन है, एक भीड़ा है पर लंबा है। तो बच्चा जो है ये सोच लेता है, रिवर्स एक्शन करके देखता है कि अगर ये बड़े बर्तन का पानी इस चौड़े वाले बर्तन में डाला जाएगा तो लगभग सिमिलर ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या है, सेलेक्ट प्लेमेट्स ऑफ ऑन सेक्स। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपोजिट सेक्स के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने ही यानी कि लड़के और लड़कियां अपने अलग अलग प्ले ग्रुप बनाते हैं, दोनों अलग ग्रुप के अंदर खेलते हैं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, डोंट बॉदर अबाउट पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल, ये वो समय है जब बच्चे को अपना जो बाहरी पहनावा है, जो बाहरी मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो अपने खेल में, अपने दोस्तों में ही व्यस्त होता है, उसकी दुनिया अलग होती है। तो क्योंकि वो ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देता है, पर्सनल अपीयरेंस पर ध्यान नहीं देता है, तो बहुत दफा जो है वो पेरेंट्स से उसको बहुत ज्यादा डांट भी पड़ जाती है। एनर्जी एट पीक, एनर्जी इज एट पीक, जो ऊर्जा है, जो शारीरिक ऊर्जा है वो बहुत पीक पर होती है। रिफ्यूज्ड टू गेट टायर्ड, अगर वो थक भी जाते हैं तो मानने से मना कर देते हैं कि मैं थक गया हूं, वो मानते ही नहीं है कि मैं थक गया हूं। ठीक है। तो क्या क्या मेजर है, लॉस ऑफ ईगोसेंट्रिक थॉट है, रिवर्सिबल थॉट है, प्लेमेट जो है वो अपने सिमिलर सेक्स से बनाते हैं, वे अपनी पर्सनल अपीयरेंस की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर रहती है। Develop the sense of right and wrong in ideal sense. Develop the sense of right or wrong in an ideal sense. यानी कि जैसे कि हेलमेट पहनना मॉरली, एथिकली करेक्ट है, हम पहनते नहीं है, लेकिन इस उम्र में जो है बच्चा ये नहीं कहता कि भाई ये हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्यों, क्या वो रूल्स को ब्रेक करने में विश्वास नहीं रखता है। यहाँ पर खास तौर से जो सोशल रूल्स हैं उनको ब्रेक करने में विश्वास नहीं रखता है, उनको मानना चाहता है, एज इट इज मानना चाहता है। नेक्स्ट वन, फिजिकल ग्रोथ तो रुक जाती है
लेकिन जो एक्टिविटीज होती हैं जो वैरिड हो जाती हैं कि डेवलपमेंट है, स्किल्स बहुत ज्यादा बच्चा सीख रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कंटिन्यू टू एक्वायर मोटर स्किल्स। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो दौड़ना, भागना, पेड़ पर चढ़ना, कूद जाना, इन में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनके लार्जर मसल्स और जो स्मॉल मसल्स हैं, दोनों ही तरह के मसल्स फाइनली डेवलप होना शुरू कर देते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो बॉयज हैं उनके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो ज्यादा डेवलप होती हैं, और जो लड़कियां हैं इस उम्र की उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों की नहीं होती हैं फाइन मोटर स्किल्स, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो लड़के ग्रॉस मोटर स्किल्स वाले, उछलने कूदने, पेड़ पर चढ़ने वाले, कूदने फांदने वाले काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और लड़कियां जो हैं जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, लिखना, इस तरह के कामों में ज्यादा निपुण हो जाती हैं, ज्यादा योग्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, बच्चा फिजिकली डेवलप हो रहा है। सिर्फ हाइट और वेट में हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो फिजिकली दूसरे काम हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस उम्र में तो बॉयज में ग्रॉस मोटर स्किल ज्यादा बेहतर होती है, और लड़कियों में फाइन मोटर स्किल ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, एक और नाम जो इस स्टेज को दिया जाता है, पबर्टल। इस स्टेज को एक और नाम दिया जाता है मैं भूल गई थी, प्री पबर्टल पीरियड। इस स्टेज को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या नाम है, प्री पबर्टल है। तो प्री पबर्टल से पहले जो है ये हम देखें कि सोशल सर्कल वाइडन्स, सोशल सर्कल वाइडन्स। इस एज में जो है बच्चों का सोशल सर्कल वाइड होता है, काफी ज्यादा होता है, बट लेकिन क्या हो जाता है, दे रेस्ट्रिक्ट, लेकिन इस पबर्टी में आने से बट क्या होता है, बट बाय द चाइल्ड रीच पबर्टल पीरियड, यानी कि लेटर चाइल्डहुड के आने से लगभग 1-2 साल पहले ही जो पबर्टल पीरियड है उसके साइंस आने शुरू हो जाते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस, चेंजेस आने जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चा पबर्टी पे पीरियड पर पहुंचता है तो लगभग लेटर चाइल्डहुड के खत्म होने से 1-2 साल पहले वो क्या करता है, वो सेलेक्टिव हो जाता है, सेलेक्टिव इन चूजिंग फ्रेंड्स, सेलेक्टिव इन चूजिंग फ्रेंड्स, यानी कि पहले जो सोशल सर्कल वाइडर था अब क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड कम हो जाता है, और अब उसके सोशल सर्कल में ही और शी दे मे चूज 1 और 2 फ्रेंड्स। अब उनके सोशल सर्कल में सिर्फ या 1 या 2 दोस्त ही बाकी रह जाते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोशल मोटर स्किल्स बढ़ जाती हैं, सोशल सर्कल वाइडन हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ग्रुप में आते रहते हैं। लेकिन इसको प्री पबर्टल पीरियड भी कहते हैं। तो जैसे इस लेटर चाइल्डहुड के खत्म होने से 1-2 साल पहले जो है सर्कल नैरो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब सिर्फ 1-2 दोस्त ही हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो ही उनके सोशल सर्कल में रह जाते हैं।
देखो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पीरियड की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गैंग एज, है ना, गैंग एज। ये देख लेते हैं हम गैंग एज क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें नजर आती हैं अब ये, क्योंकि गैंग एज है। गैंग एज वो वाला गैंग नहीं होता जिसमें बहुत सारे इकट्ठे हैं, बंदूक है, चाकू है, करते घूम रहे हैं, वैसा गैंग नहीं होता है। ये अलग तरह का गैंग है। हम इसको गलत समझ लेते हैं गैंग के नाम से कि गैंग का मतलब जो लोग गलत कामों के लिए इकट्ठे होते हैं वो गैंग, ये वो गैंग नहीं है। पर हम इन बच्चों को गलत समझते हैं इसी गैंग की वजह से। गैंग मतलब बहुत सारे दोस्त उसमें हैं, वो दोस्तों के साथ उठता है, बैठता है, उनकी बातें मानता है, तो हम उसको गलत समझना शुरू हो जाते हैं। वो ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना शुरू कर देता है, घर पे कम टाइम देता है, तो पेरेंट्स अपोज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि जो चाइल्डहुड का जो गैंग होता है वो एडोलसेंट के गैंग से कई मायनों में अलग होता है। पहला मायना, जो चाइल्डहुड में गैंग बनता है वो बेसिकली फन के पर्पज से और खेल के पर्पज से बनता है। पहला मायना क्या है कि ये गैंग जो है इनका खेल के पर्पज से बना है, फन के पर्पज से बना है। लेकिन जो एडोलसेंट है वो गैंग बनाते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। तो एक अंतर तो ये है। दूसरा, इनका जो गैंग है वो ऐसे दोस्तों से मिलकर बना है जो कि पीयर ग्रुप में पॉपुलर हैं, ठीक है, यानी कि पॉपुलर हैं, सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो गैंग बना लेते हैं। लेकिन एडोलसेंट वाले जो गैंग बनाते हैं वो उनका गैंग बनाते हैं जिनको दूसरे बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं, और उसी के विरोध में फिर वो क्या करते हैं, दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, जो गैंग की जो डिफर करता है एडोलसेंट के गैंग से, ये एक वो कि इसमें जो बच्चे हैं वो सिमिलर सेक्स के होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले नहीं होते। तो सिमिलर सेक्स होने की वजह से क्या होता है, देखो गैंग एज क्या है, सिमिलर सेक्स है। तो ये सिमिलर सेक्स का गैंग होने की वजह से जो एक इन्फ्लुएंस आता है, इफेक्ट आता है बच्चों के अंदर, वो क्या होता है, एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शन यानी कि भेदभाव करना, मजाक उड़ाना, शुरू कर देते हैं एक दूसरे का। कैसा होता है, क्योंकि सेम एज के है ना, सेम एज सेम सेक्स है, तो लड़के खड़े होकर लड़कियों का मजाक बनाते हैं। ये कहानी घर से शुरू होती है। जैसे कि एक घर है जहां पर भाई बहन दोनों हैं, तो वहां पर लड़के क्या हैं, वो लड़कियों को मजाक उड़ाना, उनको छेड़ना, उनमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी बाहर भी चली जाती है जब वो इकट्ठे होते हैं। तो वो ये वो एज है जहां पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इतनी राइवलरी उनके बीच में हो जाती है कि शक्लें भी देखना एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस नहीं चलता है कि एक दूसरे को मार पीट दें, पर ना उन्हें उनकी बातों में इंटरेस्ट आता, ना उन्हें उनकी बातों में इंटरेस्ट आता है। दोनों के दोनों अपने ग्रुप में मस्त रहते हैं। लड़कियों के अंदर ये फ्रिक्शन आता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लड़कों को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, उनकी बातें ज्यादा मानी जा रही हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम हैं और हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से ज्यादा लगा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गैंग एज है, देखो ये ऐसे ही नहीं है, इसके फायदे बहुत है ना। सबसे पहला जो गैंग एज है, इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन। दिस गैंग हेल्प इन सोशलाइजेशन। ये बच्चे को सामाजिक बनाने में सहायता करती है ना।
ये गैंग एज ये सिखाती है कि जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के पैटर्न से कंफर्म करना है, यानी कि जो बातें, जो कोड्स, कंडक्ट्स, जो ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल उस ग्रुप ने डिसाइड करे हैं, जो नॉर्म्स बनाए हैं वही मानने हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो गैंग एज है सोशलाइजेशन में ये क्या करता है, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको फॉर्म करने में, बिहेवियर पैटर्न को, जो बिहेवियर पैटर्न है उनको फ्रेम करने में क्या है, हेल्प करता है। तो ग्रुप से कंफर्म करने में क्या सीखता है, ग्रुप कंफर्म से बच्चा वैल्यू सीखता है, एटीट्यूड सीखता है दूसरों के लिए, बिहेवियर पैटर्न है जो समाज के अकॉर्डिंग है उनको सीखता है। कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सोशलाइजेशन कैसे कैसे आता है, देखो क्या क्या सीखता है बच्चा। गैंग, ठीक है, ये एक गैंग है, ये कैसे कैसे सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, क्या क्या चीजें बच्चा इससे सीखता है। लर्न टू ग्रुप लॉयल्टी, भाई वो लॉयल्टी सीखता है, लॉयल होना सीखता है, ईमानदार होना सीखता है, किससे, उस ग्रुप के सदस्यों से। भाई सदस्यों से बेईमानी नहीं चलेगी, अगर आप करते हो तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हम घर में, परिवार में, समाज में बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं, तो हमें वहां पर अपनी लॉयल्टी दिखानी होती है। वो लॉयल्टी हम कहाँ से सीखते हैं, यहां से सीखते हैं। लर्न टू कंफर्म ग्रुप स्टैंडर्ड, ग्रुप के नियमों कानूनों को मानता है, वैसे ही हमें बाद में यहीं से सीखता है। जैसे ग्रुप में रहने के लिए उसके नियमों कानूनों का पालन करना है, ठीक उसी तरीके से समाज में रहने के लिए समाज के नियमों कानूनों का पालन करना पड़ेगा। वो कहां से सीखेगा, यहां से सीखेगा। नेक्स्ट वन, लर्न्स टू प्ले स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं वो यहां से बच्चा सीखता है। लर्न टू बी अ गुड स्पोर्ट, एक अच्छा खिलाड़ी बनना ग्रुप से सीखता है। अकेले खेल के तो कुछ नहीं होता ना, अकेले खेले जाए। टीम में जब हम खेलते हैं तो अपनी कमियों का, खूबियों का पता लगता है, तो हम अच्छे खिलाड़ी बनता है बच्चा। नेक्स्ट वन, लर्न टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे ग्रुप में बने रहने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, मैसेजेस इधर से उधर करने पड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से यहीं से बच्चा प्रिपेयर होता है। घर, परिवार और समाज में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाने लायक बच्चा जो है वो यहां से बन जाता है। लर्न टू डू कंपटीशन, लर्न टू डू कंपटीशन विद अदर्स। खाली कोऑपरेशन ही नहीं सीखता बच्चा इस गैंग से, बल्कि वो क्या सीखता है, इस गैंग से बच्चा कंपटीशन करना भी सीखता है, कंपटीशन विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, है ना। तो वो ये सारे देखो कितने सारे फायदे हो रहे हैं। लर्न सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि समाज जिस व्यवहार को उपयुक्त मानता है, समाज के उपयुक्त व्यवहार करना सीखता है बच्चा यहाँ पर। तो क्या सीखता है, समाज के अनुसार व्यवहार करना बच्चा यहाँ से सीखता है।
लर्न टू बी कोऑपरेटिव। जहां वो कंपटीशन सीख रहा है वहीं वो कोऑपरेट करना भी सीखता है। इसके अलावा मेजर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला मिटा दे रही हूं मैं, थोड़ा वहां जाकर लिख दूंगी। लर्न टू इंडिपेंडेंट ऑफ अडल्ट्स। जो अडल्ट्स हैं उनके इंडिपेंडेंट होना सीख जाता है, बहुत सारी चीजें सीख रहा है। तो आप ये देखो, ये जो गैंग है, यानी कि ये एक ऐसा फेज है जहां से सोशल जो डेवलपमेंट है वो एक्सीलरेट हो जाती है। हमने अर्ली चाइल्डहुड में देखा था कि जो अर्ली पैटर्न है सोशलाइजेशन का वो अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है, और यहाँ पर आकर जब वो बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आता है, ये जो है उसका ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप से ये जितनी भी सारी चीजें वो सीख रहा है, यहाँ से इन्हीं देखो इस गैंग से ये सारी चीजें तो हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये जो गैंग है ये क्या क्या हमारी हेल्प करता है, क्या क्या चीजें डेवलप करने में। अब देखो स्पोर्ट्स और गेम हो रहे हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, फिजिकल डेवलपमेंट सीखता है, कॉग्निटिव सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में ये ग्रुप हेल्प करता है, इमोशनली बच्चे को डेवलप करता है, इमोशनली बच्चे को डेवलप करता है, सोशल डेवलपमेंट होती है, और लिंग्विस्टिक भी होती है क्योंकि ग्रुप में बातचीत करनी पड़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, एक ग्रुप और इतने सारे फायदे। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है कि हमें बच्चों को जब वो ग्रुप में है, खेल रहे हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो हमें विरोध नहीं करना है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि बच्चा जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बच्चे कैसे हैं, क्या क्या क्रियाकलाप वो करते हैं। लेकिन बच्चे अपनी मीटिंग्स जो रखते हैं ना, वो भी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर बड़ों का ध्यान ना जाता हो, सीक्रेट प्लेसेस इनके बड़े होते हैं। तो गैंग एज के बहुत सारे फायदे हैं। तो टिपिकली अगर हम देखें तो जो लेटर चाइल्डहुड है इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक डियरबोर्न है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि एक 9 से 11 साल का जो बच्चा है वो, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दी है, 9 to 11 year dash, they never walk if they can run, है ना। अगर वो भाग सकते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो ब्रेथलेसली एक जगह से दूसरी जगह पर फिरता रहता है, थकता नहीं है। अभी खेल के आया, घर पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा है, फिर से दोस्त बुलाने आ गए, फिर से भागने को तैयार है, थकता ही नहीं है, इतनी एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है। तो डियरबोर्न ने क्या कहा है कि जो 9 से 11 साल के बच्चे हैं, दे मूव ब्रेथलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिना सांस लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भागते हैं। नेवर वॉक व्हेन दे कैन रन, जब वो भाग सकते हैं तो वो चलते नहीं हैं। एंड नेवर रन व्हेन दे कैन जंप, और जब वो कूद फांद करते हैं तो वो भागते नहीं हैं। तो आप देखोगे अगर स्कूल आपने ध्यान दिया हो, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो इस उम्र के बच्चे जो हैं वो आराम से चलते हुए नहीं आते हैं, बल्कि ऐसे 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 करते हुए एक पैर से दूसरे पैर पर जंप करते हुए आते हैं। गली में भी आप देखोगे नॉर्मली चलते नजर नहीं आते बच्चे, ऐसे ही कूद फांद करते हुए चलते आते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे के अंदर फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये प्ले एज भी है जहां पर वो खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो गैंग एज, जो गैंग बनता है, ये गैंग जो है सिमिलर एज,
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं सिमिलर एज, सिमिलर सेक्स, सिमिलर एज, सिमिलर सेक्स, सिमिलर इंटरेस्ट, अगर हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे, वाइब्स मैच नहीं हो रही है, तो बच्चे जो हैं वो ग्रुप में बनाते नहीं हैं। ग्रुप में वो जो ग्रुप ऑलरेडी बना होता है बहुत इजीली जो है वो दूसरे बच्चे को शामिल नहीं करते हैं। ग्रुप एफर्ट नहीं करता है बच्चे को शामिल करने के लिए, बल्कि बच्चे को एफर्ट करना पड़ता है इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि ये जो पीरियड है हमारा, ये किस किस तरीके से चलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा जो मेन है मोटा मोटा सा मैंने आपको बता दिया है। ठीक, क्लियर है आप लोगों को? ओके, ध्यान रहे इस पीरियड को स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, लेकिन ये स्टेज सेटर का काम करता है एडोलसेंस पीरियड के लिए। एडोलसेंस में जो चेंजेस हमें अचानक से नजर आते हैं वो अचानक नहीं हो रहे होते, बल्कि ये इतने सारे क्रियाकलाप हैं जिनमें बच्चा यहाँ पर लगा पड़ा है और इनके रिजल्ट हमें अगली स्टेज में देखने को मिलते हैं। सो इट्स अ पीरियड ऑफ स्टेज सेटर। कुछ भी अचानक नहीं होता, स्लोली 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 बच्चा बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर सीखता चला जा रहा है और उन स्किल्स का इम्पैक्ट हमें कुछ आने वाले टाइम में देखने को नजर आता है। ठीक है, तो इसके जो मेजर हैं, गैंग एज है, प्ले एज है, प्री पबर्टल पीरियड है, स्कूल एज है, क्रिएटिव एज है। क्रिएटिव तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, उनका मजाक ना उड़ाओ, क्रिटिसिज्म ना करो, एडमायर करो और अपॉर्चुनिटी दो, सामान अवेलेबल कराओ जो उसकी क्रिएटिविटी के लिए उसको जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू।